हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY। आदर्श ग्राम योजना मतलब कि एक मॉडल विलेज बनाने वाली योजना है और आदि का मतलब है कि जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन होगी, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज जो है उनमें जो विलेजेस आएंगे उनको यहाँ पे मॉडल विलेजेस बनाने की एक योजना चल रही है गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम पहले से चल रही है जिसका नाम है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम SCA2 TCS। अभी यही स्कीम को रिवैम्प किया गया है और नाम अलग दिया गया है, जिसका नाम चेंज किया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, मतलब कि PMAAGY। PMAGY ऑलरेडी रनिंग स्कीम है। अभी ये PMAAGY मतलब कि आदिवासी पॉपुलेटेड ग्राम को आदर्श ग्राम बनाना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है ये 2021-22 से 25-26 तक चलेगा, मतलब कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, यहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें एम रखा गया है कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसे विलेजेस जो है उनको मॉडल विलेजेस में ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि उनको आदर्श ग्राम बनाना है। कैसे आदर्श ग्राम बनाना है ये हम आगे देखते हैं। स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पहले क्या नाम था? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। अभी नाम किया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। Implementation period is 2021-22 to 25-26। एम है कि सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन वाले विलेजेस को मॉडल विलेज में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्कीम का, मतलब कि ये स्कीम के हेतु क्या है? तो फर्स्ट है कि ये जो भी सिलेक्टेड विलेजेस है, यहाँ पे विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये विलेजेस को सिलेक्ट करेगी कि कौन से विलेजेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना है। तो ऐसे जो भी विलेजेस है उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है इंटीग्रेटेड वे से, मतलब कि दोनों सोशल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए, इस तरह से डेवलप करना है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, उनको रोजगार देना। तो ये दोनों टाइप के डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड वे में ये विलेजेस में करना, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि पहले ऐसे था कि टॉप डाउन अप्रोच से काम चलता था। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ऐसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट विलेज के लिए वहां पे बैठे बैठे प्लान बनाएंगे, तो टॉप से एक प्लान बनेगा और जिसको हर एक विलेजेस जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअल कंडीशंस क्या है और कौन से विलेजेस में कौन सी फैसिलिटी की जरूरत ज्यादा है? तो इसीलिए अभी बॉटम अप अप्रोच के थ्रू ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ऐसा है कि विलेजेस को ही पूछा जाएगा कि आपकी जरूरतें क्या है, कौन सी जगह पे उन लोगों से रिपोर्ट्स मंगवाए जाएंगे कि कौन सी जगह पे वो लोग लैकिंग है, कौन सा डेवलपमेंट उनका नहीं हो रहा है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे अच्छा नहीं है, और लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, उनको क्या करना है उनके विलेज को लेके, उनको कैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको कॉटेज इंडस्ट्री चाहिए या उनको ऐसा है कि नहीं यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो जो भी है वो लोगों को पूछ के, ग्राम सभा, लोगों को पूछने का मतलब है कि ग्राम सभा लेवल पे ये वर्क होगा। पंचायत जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके प्लान्स बताएगी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर वो स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बताएगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। तो इस तरह से विलेजेस जो है उनकी नीड्स, उनकी पोटेंशियल और उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में लेते हुए ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा अलग अलग विलेज के लिए। तो ये बॉटम अप अप्रोच से यहाँ पे काम होगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। दूसरा है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स चलती रहती है। तो ये जो भी स्कीम्स है या तो वो इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम होगी या तो फैमिली बेनिफिट स्कीम होगी। तो ये जो स्कीम है उसका कवरेज जो है वो मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग ये स्कीम का लाभ ले पाए, ये स्कीम के अंदर उनको एज ए बेनिफिशियरी ऐड किया जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है। कौन से सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड, ये सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वो इम्प्रूव करना है। मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने हैं ये अच्छे होने चाहिए। एजुकेशन मतलब कि आंगनबाड़ी सेंटर एंड प्राइमरी स्कूल्स होनी चाहिए विलेज लेवल पे। कनेक्टिविटी मतलब रोड कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है कि अच्छे पक्के रोड होने चाहिए। एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड करनी है, जॉब्स प्रोवाइड करनी है। किस तरह से करेंगे वो विलेज लेवल पे डिसाइड होगा। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा है कि 8 सेक्टर है डेवलपमेंट के लिए। तो ये 8 सेक्टर कौन से हैं? तो रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो 8 सेक्टर है, ये 8 सेक्टर में कोई भी विलेज, अगर कोई भी ये 8 सेक्टर में से कोई भी जगह पे वो कुछ कम डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये जो कमी है, ये जो गैप है, उसको मिटिगेट करना है, मतलब कि ये गैप को कम करना है। तो इस तरह से गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट करने की यहाँ पे बात हो रही है। और जो भी गांव ऐसे ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स पे डेवलप कर पाएगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और ये 8 सेक्टर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, उसे फिर आदर्श ग्राम कहा जाएगा, मॉडल विलेज कहा जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो जो भी विलेजेस को सिलेक्ट किया जाएगा ये स्कीम के अंडर में, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, विलेजेस के नीड्स, पोटेंशियल और विलेजर्स के एस्पिरेशंस के हिसाब से विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाना है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट स्कीम्स जो है उसका कवरेज जो है उसे बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है। दूसरा कि हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। और 8 सेक्टर जो है डेवलपमेंट के की सेक्टर्स, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो भी लैकिंग्स है, जो भी कमी है, जो गैप्स है, उसे भरना है, उसे मिटिगेट करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज डोंकीज डिसअपियरिंग। तो यहाँ पे इंडियन डोंकी के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं चलिए कि ये क्या है। और कभी कभी ऐसे टॉपिक्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डोंकीज जो है वो ज़्यादातर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में रहते हैं। और इससे पहले यूपीएससी एंड जीपीएससी दोनों में ही जो भी ऐसे एरिड सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, ऐसे रीजन्स में से जो एनिमल, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज ये सब कुछ यूनिक टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमको सबको पता है कि डोंकी क्या है, फर्स्ट थिंग, है ना। और इंडिया में मिले जाने वाले डोंकी की बात कर रहे हैं कि अभी ये जो उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, वो डिसअपियर हो रहे हैं। यहाँ पे वाइल्ड एस की बात नहीं हो रही है ये जगह पे। यहाँ पे जो डोमेस्टिकेटेड डोंकीज होते थे हमारे, उनकी बात हो रही है। जो पॉट मेकर्स होते हैं वो लोग ये डोंकीज का यूज करते हुए हम देखते थे ज्यादातर। और बाकी ये सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, इस तरह के जो एरिया है वहां पे हम ऐसे डोंकीज को देखते हैं। तो ये जो डोंकीज है, डोमेस्टिकेटेड डोंकीज, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट है कि ये जो डोंकीज की डिमांड है उसमें कमी आई है। तो डोंकी को कैसे यूज होता था इंडिया में? डोंकी का जो ज्यादा यूज है वो बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह से होता था। इसका मतलब है कि ऐसा प्राणी, ऐसा एनिमल कि जिसे बर्डन ले जाने के लिए यूज किया जाए, जो लोड कैरी करेगा हमारे लिए। कोई भी टाइप का लोड होगा तो हमें कैरी नहीं करना पड़ेगा, वो करेगा। तो डॉकीज के बारे में हमें पता है कि उनके ऊपर मिट्टी ले जाते हुए हमने काफी बार देखा है, सामान ले जाते हुए हम लोग ज्यादातर देखते हैं। तो ऐसे लोड कैरी करने वाले जो भी एनिमल्स है उसे बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। तो इसमें पहले उसका यूज होता था। और अभी हमें पता है कि व्हीकल्स टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अभी ऐसे एरिड, सेमी एरिड रीजन में भी व्हीकल्स जो है वो दूर दूर तक जाने लगे हैं। तो इसीलिए अभी ये बर्डन जो कैरी करने का काम जो पहले डोंकीज करते थे वो अभी व्हीकल्स कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी डिमांड में
कमी आई है और जिसकी वजह से उनका जो कंजर्वेशन था, उनको जो लोग एज अ पेट, एज डोमेस्टिकेशन करते थे, वो अभी कम हुआ है। दूसरा है कि उनका इलीगल मीट और स्किन ट्रेड हो रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं उसकी वजह से डोंकी के नंबर्स में एक क्रिटिकल डिक्लाइन आई है, मतलब कि बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पहले तो डोंकी के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जो डोंकी है उनका यूज होता है कैसी जगह पे, जैसे कि जो जगह है मिकेनाइजेशन से अनटच्ड हो, मतलब कि जहां पे व्हीकल्स का यूज हम ना कर पाए, जहां पे मशीन्स का यूज हम कम कर पाए, ऐसी जगह पे अभी भी इनका यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि ब्रिक किल्स, ठीक है, जो भी ब्रिक्स बनाने वाली जो किल्स होती है, जो जगह होती है जहाँ पे ब्रिक्स बनती है, उसे ब्रिक किल्स कहते हैं। तो ऐसी जगह पे ये डोंकीज का यूज होता है, क्योंकि डोंकी जो है वो नैरो एंट्रेंसेस भी जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं उनकी स्मॉल साइज होने की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे उनका यूज होता है। दूसरा है कि रफ टेरेन जो होती है वहां पे गुड्स कैरी करने में भी उनका यूज होता है, कि जहाँ पे व्हीकल्स न जा पाए। दूसरा है कि फार्म्स में ड्रॉट एनिमल के हिसाब से उनका यूज होता है। ड्रॉट एनिमल का मतलब है लोड कैरी करने वाला एनिमल, तो ऐसे लोड कैरी करने के लिए फार्म्स में उनका यूज होता है। दूसरा है कि डोंकी का जो मिल्क है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है देन बोवाइन मिल्क। बोवाइन मिल्क मतलब काउ एंड बफेलो मिल्क, उससे ये जो डोंकी का मिल्क है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि डोंकी के दूध में फैट कंटेंट कम होता है। इसका IUCN स्टेटस जो है वो नियर थ्रेटन्ड है, उसको IUCN के रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज में नियर थ्रेटन्ड, मतलब कि अभी हाई रिस्क है उसका, अभी ये और ज्यादा नंबर्स कम हो गए तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। तो अभी ये नियर थ्रेटन्ड एंटी कैटेगरी में है। यहाँ से याद रखिएगा कि डॉगी के नंबर कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? बिकॉज उनकी ये बीस्ट ऑफ बर्डन वाला जो यूज था उसकी डिमांड में कमी आई है, और दूसरा कि उनका इलीगल मीट और स्किन ट्रेड हो रहा है। ये दो रीजन की वजह से डोंकी के नंबर्स में कमी आई है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। कहाँ कहाँ पे डोंकीज का यूज होता है और उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जहां जहां पे व्हीकल्स और मशीन्स नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे लोड कैरी करने के लिए आज भी डोंकीज का यूज होता है। दूसरा है कि रफ टेरेन जो होगी, जहाँ पे सही में हम लोड कैरी नहीं कर पाएंगे और ऐसे रफ टेरेन्स में व्हीकल्स भी नहीं जा पाएंगे, रोड बनाना मुश्किल होगा, तो ऐसे रफ टेरेन में गुड्स कैरी करने के लिए उनका यूज होता है। फार्म्स में एज एन ड्रॉट एनिमल उसका यूज होता है। और दूसरा कि डोंकी मिल्क वो बोवाइन मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बिकॉज उनके दूध में फैट कंटेंट कम होता है। IUCN स्टेटस इज नियर थ्रेटन्ड। अभी थ्रेड्स क्या है डोंकी के लिए? तो फर्स्ट है कि डोंकीज जो है वो इनकम जनरेटिंग सेक्टर्स जैसे कि मिल्क, मीट और फाइबर प्रोडक्शन वाले सिस्टम्स में नहीं है। मतलब लाइफ स्टॉक फार्मिंग की अगर बात करें तो हम ज्यादातर दूध के लिए या तो उनके मीट के लिए या तो उनके शरीर से जो बाल निकलते हैं उनसे फाइबर्स बनाने के लिए, मतलब कि जैसे शिप का यूज हम वुल बनाने के लिए करते हैं, शीप के हेयर का यूज इस तरह से, तो ये फाइबर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भी नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में उनका यूज नहीं होता है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही यूज उनका बचता है, लोड कैरिंग एनिमल, और अभी ये यूज भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके नंबर्स कम आ रहे। ये डोंकीज के लिए एक थ्रेट है। दूसरा है कि चाइना में इनका इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके मीट का और स्किन का। क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं कि चाइनीज मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, उनके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि डोंकी स्किन को बॉईल करते हैं, और बॉईल करने से एक जिलेटिन, मतलब कि एक जेली जैसा मतलब एक जेली प्रोड्यूस होती है जिसे वो लोग एजियाओ कहते हैं। तो ये जो एजियाओ नाम की जो जेली प्रोड्यूस होती है डोंकी स्किन को बॉईल करने से, उसको डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो ये यूज करने की वजह से इंसोम्निया, मतलब कि रात को नींद ना आना, ड्राई कफ और पुअर ब्लड सर्कुलेशन जैसी बीमारियां ट्रीट हो सकती है। तो ये लोग ऐसी बीमारियों के लिए डोंकी स्किन का यूज करते हैं, और इसीलिए उनका चाइना में इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो थ्रेट क्या है? तो फर्स्ट है कि डोंकीज जो है वो इनकम जनरेटिंग मिल्क, मीट और फाइबर प्रोडक्शन सिस्टम्स में
नहीं आते हैं, इसीलिए उनके बारे में कैरिंग अभी कम हो गई है, लोग उनके बारे में केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोड कैरिंग एनिमल के हिसाब से भी उनका यूज कम होता जा रहा है। दूसरा है कि चाइना में उनका इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि चाइनीज मेडिसिन जो है उसके हिसाब से ये लोग एक जिलेटिन बनाते हैं डॉन्की स्किन को बॉईल करने से, जिसका नाम है एजियाओ, और उससे इंसोम्निया, ड्राई कफ और पुअर ब्लड सर्कुलेशन जैसी बीमारियां दूर हो सकती है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रीड दी गई है, कहाँ पे वो पाई जाती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रीड इज कच्छी ब्रीड, डोंकी की ही ब्रीड है। तो कच्छी ब्रीड है कि जो गुजरात के कच्छ रीजन में पाई जाती है, जिनके कलर वेरिड है, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन या तो ब्लैक, मतलब कि सारे कलर्स में ये डोंकी अवेलेबल है। दूसरा है हालारी डोंकी, जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, वहां पे पाई जाती है, जो ज्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं और इनका जो टेम्परामेंट है वो डोसाइल होता है, मतलब शांत स्वभाव के ये डोंकीज होते हैं। देन सिंधी ब्रीड, जो कि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और ये ब्राउन कलर के होते हैं। स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं ये ब्रीड, जो कि डार्क ब्राउन, ब्राउन या तो ब्लैक कलर में होती है, मतलब कि यहाँ पे व्हाइट कलर के डॉन्कीज नहीं होते, डार्क ब्राउन, ब्राउन या तो ब्लैक कलर के होते हैं। एक्चुअली कोल्ड एटमोस्फियर की वजह से स्किन अगर जितनी डार्क होगी उतना अच्छा है, गर्मी रहेगी शरीर में, इसीलिए। और सिर्फ ये स्पीति ही एक ब्रीड है कि जो ठंडे एरिया में मिल रही है। हाँ, ये सारे एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया है, मतलब कि ज्यादातर डोंकीज जो है वो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से ये जो 3 जगह है, 3 ब्रीड है, ये हॉट डेजर्ट में मिल रही है। सिर्फ स्पीति जो है वो कोल्ड डेजर्ट में मिल रही है, मतलब कि ठंडे रीजन में पाया जाने वाला ये एक डोंकी है। फिर से देख लेते हैं। कच्छी ब्रीड, कच्छ रीजन, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक सभी कलर्स में मिलते हैं। हालारी ब्रीड, सौराष्ट्र रीजन गुजरात का, व्हाइट कलर में होती है और शांत स्वभाव के होते हैं, डोसाइल टेम्परामेंट होता है उनका। सिंधी ब्रीड राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है और ब्राउन कलर के होते हैं। एंड स्पीति ब्रीड की जो हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट एरिया में मिलते हैं और उनके कलर्स जो है वो डार्क रहते हैं, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक। अभी हम देखते हैं कि आज कुछ न्यूज में कुछ स्पीशीज आई है, मतलब कि कुछ अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में बात की गई है। क्या है देख लेते हैं। एनिमल्स के बारे में न्यूज आते जाते रहते हैं, मतलब आते ही रहते हैं यूपीएससी में, तो हम देख लेते हैं कि कौन से न्यूज में थी ऐसी स्पीशीज। तो फर्स्ट है एबेलोन सेलफिश। तो ये एक टाइप की शेलफिश है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिखती है, शेल वाले एनिमल्स है और ये शेल खुल के अंदर उनका एक्चुअली मेन नरम बॉडी रहता है, ऊपर ये हार्ड कवर रहता है जिसे शेल कहते हैं हम। तो एबेलोन नाम की जो शेल फिश है उसके बारे में था। तो ये इसमें से बहुत सारी टाइप की एबेलोन फिश मिलती है, ये देखिए यहाँ पे ही तो 6 टाइप्स हो गई है। उसमें से 54 एबेलोन स्पीशीज जो है वो अभी एक्सटिंक्ट होने की उनको थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब एक्सटिंक्शन के द्वार पे खड़ी है ये स्पीशीज, जिसमें से 54 एबेलोन स्पीशीज ऐसी है जो थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन है। ये जो एबेलोन है उसका यूज सी फूड के रूप में किया जाता है और ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सी फूड है, मतलब बहुत महंगे पाए जाते हैं ये सी फूड, लेकिन लोग फिर भी उसे खाते हैं। दूसरा है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से एल्गल ब्लूम आती है। एल्गल ब्लूम का आना ऐसा है कि अगर कोई भी वाटर बॉडी है उसमें अगर ज्यादातर एग्रीकल्चरल रन ऑफ जाता है, मतलब कि अगर रेन के थ्रू एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स वो जाए या तो इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्रीज से भी अगर ये जाए, तो ये सब जो केमिकल है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, फॉस्फोरस रहता है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर बॉडी है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं, ये रन ऑफ की वजह से, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पे एल्गी ग्रो करने लगती है बहुत फास्ट, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा लेक जो होता है वो ग्रीन कलर का हमें दिखता है, जिसे एल्गल ब्लूम कहेंगे। ऐसे एल्गल ब्लूम समुद्र में भी होते हैं, कई जगह पे समुद्र के किनारे में ऐसी एल्गी पाई जाती है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एल्गी हो जाती है। जब ऐसी एल्गी बढ़ जाएगी कोई भी वाटर बॉडी में, तो क्या होगा कि वाटर बॉडी का जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये एल्गी कंज्यूम करेगी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये CO2 ये एबेलोन के लिए, जैसे कि कोई भी शेल वाला एनिमल है उनके लिए कम बचेगा, और ये शेल वाले एनिमल जो है वो CO2 की मदद से उनकी ये शेल बनाते हैं। CO2 से वो लोग CaCO3 बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट।
जिसकी ये शेल बनी होती है। तो ये शेल अगर अच्छी नहीं बनी तो उनको खतरा रहता है, और ये शेल अच्छी ना बनने की वजह से वो मर जाते हैं। तो ये एल्गल ब्लूम एक रीजन है कि ये शेलफिश की पॉपुलेशन कम हो रही है। और दूसरा है कि बोट पेंट, बोट्स के अंदर जो भी पेंट यूज होता है वो टॉक्सिक पेंट होता है, और उसकी वजह से ये जो शेल है वो टूटने लगती है टॉक्सिसिटी की वजह से। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हो रहा है, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। IUCN में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। याद रखिएगा 54 स्पीशीज एबेलोन सेलफिश की। एबेलोन इज टाइप ऑफ सेलफिश, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सी फूड है वो, और एल्गल ब्लूम्स और बोट पेंट की वजह से उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये है। ड्यूगोंग, ये जो है ये एक टाइप का मैमल है जिसे हम सी काउ टाइप कह सकते हैं। सी काउ जैसी ये दिखती है ड्यूगोंग, और ये काफ़ी सारी जगह पे मिलती है, जिसमें इंडियन कोस्ट जो है, इंडियन ओशन में भी ये ड्यूगोंग पाई जाती है। अभी ये ड्यूगोंग जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो फिशिंग गेयर होता है, फिशिंग के लिए होता है, एक्चुअली ड्यूगोंग को पकड़ने के लिए नहीं होता है ये, बट गलती से ये अनइंटेंशनली इसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। दूसरा है कि वो लोग, ये जो ड्यूगोंग है वो सी ग्रास के ऊपर उनका फूड सोर्स जो है वो सी ग्रास है, और अभी ये जो सी ग्रास मेडोज जो है वो उनके डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब उनका जो फूड है वो केमिकल पॉल्यूशन और ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन की वजह से कम हो रहा है। तो फूड कम होगा तो उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी। दूसरा है कि बॉटम ट्रॉलिंग और अनऑथोराइज्ड कोस्टल डेवलपमेंट, ये दोनों भी रीजंस है जिसकी वजह से ये सी ग्रास जो है वो कम हो रही है। और मतलब अनऑथोराइज्ड कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से जो भी अफ्लुएंट्स पानी में जा रहे हैं उनकी वजह से सी ग्रास कम हो रही है, उसकी वजह से ड्यूगोंग की पॉपुलेशन कम हो रही है। और बॉटम ट्रॉलिंग है कि ये एक टाइप ऑफ फिशिंग टेक्निक है जिसमें से एकदम बॉटम से फिश को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें ये ड्यूगोंग फंस जाती है। उनका स्टेटस है वल्नरेबल, IUCN का रेड लिस्ट में उनका स्टेटस है वल्नरेबल। याद रखिएगा कि ड्यूगोंग की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है, तो फिशिंग गियर में अनइंटेंशनली उनका कैप्चर हो जाता है, सी ग्रास का कम होना जो कि उनका प्राइमरी फूड है जिसकी वजह से ये कम हो रही है। बॉटम ट्रॉलिंग और अनऑथोराइज्ड कोस्टल डेवलपमेंट जो है वो भी उसका रीजन है, और वल्नरेबल कैटेगरी में ये है। नेक्स्ट है पिलर कोरल, ये वन टाइप ऑफ कोरल स्पीशीज है, और ये जैसे पिलर जैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से उनको पिलर कोरल कहते हैं। ये कैरिबियन आइलैंड्स वाला जो है, कैरिबियन ओशन है उसमें थ्रू आउट मिलते हैं, मतलब पूरे कैरिबियन ओशन में ये पिलर कोरल पाए जाते हैं। और ये जो पिलर कोरल है वो युकातन पेनिनसुला से लेके फ्लोरिडा से लेके ट्रिनिडाड और टोबेगो तक ये फैला हुआ है, मतलब कि होल ऑफ द कैरिबियन सी जो है उन पूरे जगह में, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट एंड साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट के बीच में ये कैरेबियन सी आया हुआ है। ये जगह पे हमें ये पिलर कोरल पाई जाती है। इनका भी डिक्लाइन हो रहा है, उसकी एक वजह है स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज। इसका मतलब है कि ये जो कोरल है वो स्टोन टाइप की दिखती है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो टिश्यू लॉस हो रहा है उसकी वजह से ये कोरल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे अभी लाइफ नहीं बचती है, कोरल ब्लीचिंग ज्यादा हो जाता है ये जगह पे। तो इसकी वजह से ये कोरल पे खतरा आ रहा है और उनकी डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन कितनी हो रही है कि जो भी रीफ है उसका 90 to 100 मीटर्स जितना पार्ट एक दिन में डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि ये डिसीज जो है वो इतना फैल रहा है। तो पिलर कोरल के बारे में याद रखिए कि कैरिबियन पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच वाला जो पार्ट है वहां पे पाई जाती है। ये इनको एक डिसीज हो रहा है जिसका नाम है स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज, जिसमें कोरल टिश्यूज का लॉस हो रहा है, वो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं अल्टीमेटली, और दिन में 90 से 100 मीटर्स जितनी रीफ जो है वो डिक्लाइन हो रही है। क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन डोंकीज इज इनकरेक्ट। Option A, donkey milk is less nutritious than bovine milk as it has a less fat content. Option B, gelatin made by boiling donkey skin can be used to treat insomnia, dry cough and poor blood circulation as per Chinese traditional medicine.
ऑप्शन सी, इंडियन donkeys are listed as near threatened in the IUCN Red List of Threatened Species. Option D, Spiti is the only breed of Indian donkeys which is found in cold areas. Pause the video and guess the answer. ओके यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बी सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे डोंकी मिल्क जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, यहाँ पे लेस की जगह पे मोर होना चाहिए, बाकी का पार्ट करेक्ट है कि ये फैट कंटेंट उनमें कम रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।